हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो हम आज की क्लास के अंदर अपना कल के टॉपिक से ही डिस्कस करके चलेंगे। जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने बात की थी सब जनरल और स्पेसिफिक फंड के ऊपर। तो अगर जो हमारा कोई स्पेसिफिक नेचर का फंड होता है जो कि हमने अपनी एक कोई भी एसेट बनाने के लिए यूटिलाइज करना है, तो हम उसके इसके अंदर क्या करते हैं सर, जब वो एसेट जितना जितना उस एसेट के ऊपर खर्चा होता जाता है, हम उसका एक प्रोपोर्शनेट बैलेंस जो है अपने कैपिटल फंड मतलब स्पेसिफिक फंड से निकाल कर उसे कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं सर? क्योंकि कैपिटल फंड अकाउंट हमारा जनरल नेचर का फंड है, और वो स्पेसिफिक नेचर का जब पैसा जो है खर्च हो गया उस पर्पज़ के लिए, तो वो स्पेसिफिक नेचर का फंड नहीं रहा, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालने के लिए हम उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो हमने आपको कल ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। वैसे तो 7B पोर्शन ये 7A का ही सेम पार्ट है। ठीक है, तो होपफुली आपसे ये क्वेश्चन हो गया होगा। सिंपल सा मैं आपको ये क्वेश्चन जो है डिस्कस करके चलूँगा, सोल्व नहीं करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक से क्लास शुरू करेंगे। So present the following information in the item in the balance sheet of Queen's Club as of 31st March 2019। 31st मार्च 19 की बैलेंस शीट के अंदर हमें ये प्रेजेंट करनी है। तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग यानी कि स्पेसिफिक नेचर की बिल्डिंग है, डोनेशन है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली हम इसको बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारा एसेट साइड के अंदर आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, टोटल आइडल कितना होना चाहिए था, 48,000 ही होना चाहिए था, 48,000 ही है। तो इसके ऊपर कोई अक्रूड की एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा आपका ये बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये आपका क्योंकि स्पेसिफिक नेचर की इनकम है, तो ये आपकी इनकम भी उसी के अंदर ऐड हो जाएगी बिल्डिंग फंड के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँ तो उसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर गिवन था, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के अंदर खर्च कर दिए हैं। तो अब जो जितना हमने प्रोपोर्शनेट खर्च कर दिया, ऑब्वियसली हम उसे अपनी एसेट साइड के अंदर शो करेंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन था सिंपल था, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स 4,80,000 और 3,60,000 रुपये की बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अभी पूरी बनी नहीं है, बन रही है, बट जितना प्रोपोर्शनेट बन गया हमने उतना ट्रांसफ़र कर दिया, उतना ही बैलेंस हम लेंगे बिल्डिंग फंड से। ठीक है, बिल्डिंग फंड अकाउंट के अंदर हमने 4,80,000 के अंदर से 6 लाख जो एडिशनल डोनेशन रिसीव हुआ था उसे ऐड किया। ठीक है, 48,000 का जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ था क्योंकि वो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर था, तो हम उसके अंदर वो भी हमने बिल्डिंग फंड के अंदर ही ऐड किया। इसके अंदर से जितना एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी कर चुके हम उसे यहाँ से लेस करेंगे और उसके बाद उसे ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर, जो कि आया हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3,60,000 रुपये। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। होपफुली आपने ये सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियरली तरीके से सोल्व कर लिया होगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो पैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं जो कि पैरेलल टू इलस्ट्रेशंस गिवन हैं, जो आपको अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन जो पेज नंबर से अगर मैं बात करूँ तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेज नंबर 1.72 से, अभी हम डीके गोयल सर की बुक की बात कर रहे हैं, तो पेज नंबर लेटेस्ट एडिशन 2020 एडिशन की बात कर रहे हैं हम। तो 1.72 पेज नंबर के ऊपर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 38 विच आर स्ट्रिक्टली इन सीरियल नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन, तो इनके साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मोस्ट डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेश्चन को अगली वीडियो के अंदर सोल्व कर दूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी तो बेसिक लेवल क्वेश्चंस हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपके होमवर्क हैं, तो काइंडली उसे टाइम से सोल्व कर लेना। अगर क्योंकि उसके अंदर कोई भी इशू आया, अगर कोई नया पॉइंट मुझे दिखा तो मैं मोस्ट डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको क्लास में सोल्व करा दूंगा, बट अगर मुझे नहीं दिखा और आपको उसमें कन्फ्यूज़न रह गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसलिए मुझे टाइमली बता सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व करिए, टाइमली बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि बेसिकली अब सर हमने सारे बेसिक कंसेप्ट समझ लिया। हमने समझ लिया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से बनाना होता है, क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकती है उसके अंदर। उसके बाद हमने बात करी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर, वो क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, बट उसका नाम अलग है, एडजस्टमेंट सारी सेम रहने वाली हैं। और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको एसेट साइड के अंदर सारी एसेट शो करनी है, और सिर्फ लाइबिलिटी साइड के अंदर जो है अपना कैपिटल फंड अकाउंट आएगा। इसके अलावा जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं नॉर्मल नेचर की, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह वो आएंगे, और जो भी स्पेसिफिक नेचर का फंड है
उस फंड को जब तक आप उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर लेते तब तक वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड पे शो करने का पर्पज़ ही यही है सर कि हम उसे किसी और तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। वो पैसा तो हमारा है, उसका प्रोपोर्शनेट पैसा तो हमारे एसेट साइड में अंदर आ गया कैश इन हैंड या बैंक कैश एट बैंक के रूप में, बट लायबिलिटी साइड के अंदर उस फंड को शो किया जाता है क्योंकि जब तक आप उस फंड को स्पेसिफिकली यूटिलाइज़ नहीं कर लेते वो फंड आपके लिए एक लायबिलिटी के रूप में है कि सर आपको इसको इससे एक एसेट बतानी है। जब वो एसेट बन जाएगी तो आप उसको लायबिलिटी अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स हैं, सिंपल सा एडजस्टमेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि जब हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके एक एक करके तो आपको ये एडजस्टमेंट ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगी, बट अभी क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सा स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो मैं आपको बेसिक से स्टेप समझा देता हूँ, ठीक है। और इसको देख के चलते हैं और इसके बाद मैं हो सके तो मैं इसको एक नोटबुक के ऊपर ही आपको समराइज़ करके दिखाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ नहीं होगा कोई बात नहीं, तो हम इसको क्वेश्चन के अंदर जब ये आएंगे एडजस्टमेंट्स तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओब्वियसली जब आप क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने आपको पहले भी बोला था क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता, ठीक है। आंसर कभी भी आपका गलत नहीं निकलेगा अगर आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे। तो एक एक एडजस्टमेंट को ध्यान रखिए, उसे प्रॉपर सोल्व कीजिए, ठीक है। उसका इम्पैक्ट देखिए। कुछ एक हिडन एडजस्टमेंट्स भी होती हैं क्वेश्चन में, जैसे कि ये 10% एडजस्ट इंटरेस्ट वाली, या फिर आप कह सकते हैं अक्रूड इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हो गई। ऐसी बहुत सारी हिडन एडजस्टमेंट्स भी होती हैं क्वेश्चन में। तो हमें ये सब चीज़ें पता कैसे लगेंगी सर? तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी इस चीज़ों के ऊपर, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता, जितना मैंने अपने करियर में देखा है आज तक। इवन सीए फाइनल्स में भी अगर मैं बात करूं तो अपने सीए लेवल के ऊपर भी मैंने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, अकाउंटिंग में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता। बैलेंस शीट मैच कराना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती अगर आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करें तो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्वेश्चन ढंग से रीड कीजिए, वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाइए, आप मोस्ट डेफिनेटली क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे। और अगर बाय चांस अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हुआ तो आपको वर्किंग नोट्स के नंबर मिलेंगे, आपको अपने स्टेप बाय मार्किंग के स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अपना पूरा आंसर ही लूज़ करेंगे, 0 नंबर लेने से बेहतर है वो चीज़, ठीक है। बट अभी हम टारगेट करके चलेंगे कि हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करें। तो हम बात करते हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट की क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं जो कि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 3 मेजर अकाउंट्स बनाने हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। तो उसमें जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है उसे हम समझ लेते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कुछ भी नहीं होता, आपका एक नॉर्मल कैश एट बैंक बुक का समरी होता है, ठीक है। इतना तो हमें ऑलरेडी पता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ भी नहीं होता, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही जैसा होता है। सारी की सारी करंट ईयर इनकम्स और करंट ईयर एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर का अगर कोई भी एडजस्टमेंट है तो वो उसमें से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में जो आपकी आइटम्स आने वाली हैं, बैलेंस शीट में जो आपकी आइटम्स आने वाली हैं तो उसके बारे में भी हम सारे के सारे डिस्कस करके चलेंगे। जितनी भी आपकी कैपिटल नेचर की आइटम्स हैं वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो शुरू होता है, हमने पिछले इलस्ट्रेशंस में देखा था सर, उसके अंदर सबसे पहले गिवन होता है हमें हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है। उसके बाद रिसीट साइड्स के अंदर रिसीट गिवन होती हैं और पेमेंट साइड के अंदर पेमेंट, और अल्टीमेटली क्लोजिंग के अंदर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग बैलेंस जो हमें गिवन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, तो वो किस नेचर का वैसा होगा सर? वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारी एसेट होती है, तो वो कहाँ जाने वाली है? क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आएगी? जी नहीं, आपकी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं आने वाली। आपकी वो सीधे की सीधी आने वाली है, कहाँ पर आने वाली है? क्या वो बैलेंस शीट के अंदर आने वाली है? जी नहीं सर, बैलेंस शीट के अंदर तो आएगी बट डायरेक्टली नहीं आएगी। क्यों सर? बैलेंस शीट के अंदर सर आपका एज ऑन 31 मार्च की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी क्लोजिंग फिगर आएगी, ओपनिंग फिगर नहीं आएगी। तो हम उसको कहाँ डालेंगे सर? अगर स्पेसिफिकली हमें गिवन है, ठीक है, उसके रिलेटिंग कोई एडजस्टमेंट पॉइंट होगा तो हम उसका वर्किंग नोट बनाएंगे, छोटा सा एक अपना टी शेप अकाउंट बनाएंगे अपने वर्किंग नोट पर्पज़ के लिए। उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट होगी उसे तरीके से निकालेंगे और हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम कहाँ लेके जाएंगे? हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं सबसे पहला पॉइंट, अब स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग, खैर इसके अंदर जो बात की गई है सबसे पहली, तो स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग की बात की गई है। सबसे पहले कह रहा है सर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। सर ओपनिंग बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हम नीचे स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा ऊपर वाले अगर नॉर्मल स्टेप्स की बात करें जो क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से आने वाला है सर सबसे पहले हमें अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी जिसके अंदर से हम ओपनिंग फिगर्स निकाल सकें, हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड अकाउंट का बैलेंस निकाल सकें, या फिर कोई भी एक फिगर आपको मिसिंग होगी उसके अंदर। तो सर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम अपनी ओपनिंग फिगर निकालेंगे। कोई भी एक फिगर मिसिंग होगी, जनरली आपकी कैपिटल फंड अकाउंट की बैलेंस जो है वो मिसिंग होगा, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है। उसके बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे रेवेन्यूज एंड पेमेंट अकाउंट से। उसके बाद अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हमने देखा सर सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, जो कि आपको इधर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा तो कुछ जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद वो बैलेंस निकालेंगे और उसे उसकी लिक्विडिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे नीचे लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर या तो, ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर आप क्या करने वाले हैं, क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का क्रेडिट साइड के अंदर मिल सकता है तो आप उसे वहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर आपको वो गिवन नहीं है तो इस केस के अंदर आप ओपनिंग बैलेंस शीट से अपना ओपनिंग कैश इन हैंड कैश एट बैंक का बैलेंस निकालेंगे। उसके बाद रिसीट्स एंड पेमेंट साइड के अंदर जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो करके इस फॉर्म में आप क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और फिर उस क्लोजिंग बैलेंस को अपनी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने बात की थी कि दो टाइप की ट्रांजैक्शन, दो नेचर की रिसीट्स या पेमेंट, चाहे जो भी हो, दो नेचर की देखने को मिलेंगी आपको, चाहे वो या तो वो रेवेन्यू नेचर की होंगी या फिर वो कैपिटल नेचर की होंगी। तो अगर वो रेवेन्यू नेचर की आइटम है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो करंट ईयर से बिलोंग करती हो, ठीक है। अगर वो कैपिटल नेचर की है, कैपिटल नेचर की आइटम है तो फिर इस केस के अंदर वो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। अगर वो ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू नेचर की है बट वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती है, यानी कि हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या फिर प्रीपेड एक्सपेंस है, इस टाइप का कोई भी खर्चा है तो वो भी हमारा, क्योंकि हमें वो एक साल से ज़्यादा का बेनिफिट देगा या पिछले साल से या अगले साल से बिलोंग करता है, तो हम उसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे दिखाने वाले हैं, बैलेंस शीट के अंदर। हमें उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर से हटा देना है और बैलेंस शीट के अंदर शो करके चलना है, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट्स, और पहले हम रिसीट साइड की बात कर रहे हैं तो हम इसमें बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो रिसीट्स आपकी दो टाइप की हो सकती हैं, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट यानी कि जो आपको डे टू डे ऑपरेशन से रिसीव हो रही हैं या फिर आप कह सकते हैं आपको जो सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव हो रही है, ठीक है। कैपिटल रिसीट की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक पर्पस जो रिसीट हुई, डोनेशंस की हमने जो पीछे डिस्कस की थी, डोनेशंस के लिए स्पेसिफिक डोनेशन आ सकती है, या फिर सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो कोई स्पेसिफिक टाइप का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर कैपिटल नेचर की रिसीट है, आपको वन टाइम रिसीव होना है, ठीक है। तो ये कैपिटल नेचर के आइटम्स को हम कहाँ लेके जाने वाले हैं, सीधा का सीधा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। आपकी मेजर जो टाइप की होती हैं ये आपके एंडोमेंट या एंडोमेंट फंड, या जैसे कि स्पेसिफिक नेचर का फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस जो आपको रिसीव हुई, चाहे आपको बिल्डिंग बनाने के लिए या क्लब बनाने, आपको कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पेसिफिकली रिसीव हुआ, या फिर लेगेसी मनी। लेगेसी मनी यानी कि जो आपको विल के रूप में मिलता है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी जो मिलती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आपको विल की फॉर्म के अंदर मिलती है, वो भी आपकी लेगेसी मनी हो गई, उसका बेनिफिट, क्योंकि वो वन टाइम नेचर की है तो इसलिए उसे भी कैपिटल साइड में, लाइबिलिटी साइड के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है, ठीक है। ये एक नेचर की आइटम हो गई जो कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर आएगी। हम ऑलरेडी जब बैलेंस शीट हमने डिस्कस की थी तो हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि लाइबिलिटी साइड के अंदर क्या क्या आता है। स्पेसिफिक नेचर की चीज़ें आती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आती है और आपका कैपिटल फंड अकाउंट आता है, ठीक है। किसी भी टाइप का रिजर्व यानी कि हमने कुछ पैसा, रिजर्व का मतलब सर समझते हैं हम, सर रिजर्व का मतलब सिंपल सा वही होता है सर, कोई भी ऐसे टाइप का पैसा जो हमने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होल्ड कर लिया, ठीक है। जनरल, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या स्पेसिफिक रिजर्व हो, दो टाइप के डिफरेंट टाइप्स के रिजर्व हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल एक जनरल पर्पज़ रिजर्व की बात कर अगर हम, ठीक है, तो उसमें क्या है सर, जो भी पैसा जो था हमने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जनरल जो फंड था उसको होल्ड करके रख लिया कि हम, ठीक है, हम इस पैसे को आज यूटिलाइज़ नहीं करेंगे बट सब्सिक्वेंटली यूटिलाइज़ करेंगे किसी और पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो उस टाइप के जो स्पेसिफिक रिजर्व बनाए जा सकते हैं अदर देन कैपिटल फंड अकाउंट, यानी कि आपने उसको कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर पूल नहीं किया बट आपने वो फंड अलग से बना दिया,
तो उस टाइप का अगर कोई भी फंड है तो फिर इस केस के अंदर वो भी आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होगा, जिससे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, हमने जो प्राइज़ फंड बनाया था, यानी कि प्राइज़ फंड बनाया था, जो हमने प्राइज़ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, जो भी हमने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उन सबके खर्चे उसी में से लेस होंगे। ठीक है, अगर वो खर्चा इन एक्सेस हो जाता है आपके डोनेशन से, तो फिर इसके अंदर बैलेंसिंग फिगर कहाँ गया था? बैलेंसिंग फिगर आपका गया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, एक्सपेंडिचर साइड के अंदर, जो आपका एक्सेस खर्चा हो गया। ठीक है, अगर वो कैसा बच जाता है तो वो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर शो होके चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे आपका कुछ भी टाइप के फंड्स हो सकते हैं। अगर मैं कुछ इसके अंदर बात करूँ तो चैरिटी फंड हो गया, मैच फंड हो गया, प्राइज़ फंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी चैरिटी के खर्चे हुए या फिर मैच के एक्सपेंसेस हुए वो सब उसमें से लेस करेंगे। दो ही एस्पेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर, या तो आपका पॉजिटिव बैलेंस बचेगा, यानी कि आपके डोनेशन ज़्यादा थी आपके खर्चों से, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होकर चलेगा। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो गए तो जो डिफरेंस बचा वो आपका सीधा का सीधा एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चला जाएगा, करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये एक एग्जांपल की फॉर्म के अंदर गिवन है कि टूर्नामेंट फंड के अंदर अकाउंट आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टूर्नामेंट फंड आ रहा है 10,000 रुपये और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं 4,000 रुपीज़। तो आपका बैलेंस शीट के अंदर आएगा ये टूर्नामेंट फंड लेस एक्सपेंसेस। ये अब ये एक्सपेंसेस भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं जाएंगे, ये फंड के बैलेंस में से ही लेस हो जाएंगे और बैलेंसिंग फिगर आपका बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। सिंपल सा है, कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स सर जब होता है, हमने आपसे बात करी थी कि सर पहले भी ये पॉइंट आया था, जब सेल ऑफ एसेट होगा तो हम उसके क्या क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सर जब एक एसेट थी मेरे पास 1,00,000 रुपये की, ठीक है, उसकी अगर मैं आज की डेट में रिटर्न डाउन वैल्यू की बात करूं तो सर मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू बची है उसकी 30,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब वो एसेट जो थी मैंने मार्केट में 20,000 रुपये में बेच दी। तो अब ओपनिंग टाइप फिगर सिनारियो अगर आपको पिक्चर दिमाग में बनाओ तो ओपनिंग में आपको देखने को मिलेगा सर मेरी बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग के अंदर एक एसेट आ रही होगी कितने रुपए की? 30,000 रुपीज़ की, जो कि मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, अब उस एसेट को और मेरा उसके बाद क्या आएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मुझे इनका रिसीट साइड में आपको देखने को मिलेगा सेल ऑफ एसेट से जो पैसा रिसीव हुआ है 20,000 रुपये। ठीक है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन के अंदर डिफाइंड होगा या तो वो चीज़, या फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में से देखना होगा कि उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी। अब 30,000 रुपये की चीज़ हमने 20,000 रुपये में बेच दी तो 10,000 रुपये का हमें लॉस हुआ। इतना तो हमें समझ आता है सर, ठीक है लॉस हुआ। अब ये लॉस कहाँ जाने वाला है? लॉस जाएगा सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, आपके एक्सपेंडिचर साइड के अंदर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, और इसके अलावा आपका क्योंकि आपका एसेट ख़त्म हो गया तो आपका एसेट हट जाएगा एसेट साइड से, 30,000 का 30,000 पूरा का पूरा जो है माइनस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, नल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सिंपल से ये दो ट्रीटमेंट जाएंगे आपको। एक तो सबसे पहली बात उस एसेट में से उस जितने की आपने रिटर्न ऑन वैल्यू की एसेट सेल कर दी उतने रिटर्न ऑन वैल्यू आप अपने क्लोजिंग एसेट्स में से लेस कर देंगे, और इसके अलावा जो भी प्रॉफिट या लॉस है आप उसे शो करने वाले हैं अपने इनकम और एक्सपेंडिचर साइड के अंदर। अगर यही एसेट मैंने 30,000 रिटर्न ऑन वैल्यू वाली 40,000 में बेची होती तो 10,000 का गेन आता, और गेन आता मैं उसे इनकम साइड में शो करके चलता। ठीक है, तो सिंपल सा सेल ऑफ एसेट का ये ट्रीटमेंट होने वाला है इसके अंदर। कि अगर आप एग्जांपल की बात करें तो इफ़ आउट ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 5,000, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 1,000 को अगर हमने सेल कर दिया, 1,000 की बुक वैल्यू यानी कि उसकी 1,000 रुपये की वैल्यू का ही फर्नीचर सेल किया है, 1100 में सेल किया तो 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, 100 रुपये का रेवेन्यू रिसीट के अंदर आपको पैसा जो है आपको 1100 देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो बैलेंस जो 100 रुपये बचा वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करेंगे? एसेट साइड में फर्नीचर में से 1,000 रुपये का फर्नीचर जो है रिड्यूस कर देंगे जो कि आपने सेल कर दिया। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो बैलेंस रिमेनिंग बचा फर्नीचर का 4,000 रुपीज़ का बचने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारी आ रही है सर रेवेन्यू रिसीट्स। तो अभी हमने कैपिटल रिसीट्स की सारी बात करी, उसके एडजस्टमेंट्स डिस्कस करी, उसके बाद हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो सर रेवेन्यू रिसीट्स में आपको जनरली क्या देखने को मिलने वाला है? सब्सक्रिप्शंस के पैसे ही देखने को मिलने वाले हैं मेजरली, जो आपको रेवेन्यू साइड में रिसीट में देखने को मिलेगा। या फिर आपको कह सकते हैं कि जो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मटेरियल था जो हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो इस टाइप की रिसीट्स आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी हम रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर मेजरली बात कर रहे हैं, हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करके चल रहे हैं। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? सब्सक्रिप्शन हो सकता है
मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 100 मेंबर्स हैं। 100 मेंबर्स से मैं 100 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ हर साल। तो मेरे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 10,000 रुपीज़ का एनुअल सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता सर मेरे 100 के 100 मेंबर मुझे टाइमली सब्सक्रिप्शन दे दें, ठीक है। कुछ एक मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन मनी टाइम से पे नहीं की होगी, तो उनका जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा होगा। कुछ एक मेंबर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझे अगले साल का सब्सक्रिप्शन भी एडवांस में दे दिया होगा कि सर मेरे से आप आज ही पैसा ले लो, हो सकता है मेरे पास कल को पैसा ज़्यादा ना हो, तो फिर मैं कल अगले साल सब्सक्रिप्शन ना पे कर पाऊँ, तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे करना चाहता हूँ, ठीक है। अब तो ये हो गए हमारे सिंपल से दो सिनारियो कि हो सकता है किसी ने पैसा नहीं दिया हो करंट ईयर में, ठीक है, किसी ने हो सकता है पैसा एडवांस दे दिया हो करंट ईयर के अंदर। अब नेक्स्ट ईयर में ये चीज़ें जब कैरी फॉरवर्ड होंगी, तो जिसने मुझे पिछले साल पैसा नहीं दिया था, ठीक है, उसका पैसा अब मेरे को करंट ईयर में रिसीव होगा, बिल्कुल होगा सर। मैं उसको एडजस्ट करके चलूँगा। अब वो क्योंकि मेरी लास्ट ईयर की ही इनकम थी, तो अक्रूवल प्रिंसिपल जो है आपका, अक्रूवल प्रिंसिपल क्या कहता है सर, अक्रूवल प्रिंसिपल कहता है कि मैं उसे लास्ट ईयर में ही अपनी इनकम अकाउंट फॉर कर लूँगा, आउटस्टैंडिंग दिखाकर मैं उसे अपनी इनकम अकाउंट फॉर कर लूँगा। अब मुझे करंट ईयर के अंदर जब मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, लेट्स से हम 2018 में थे पहले, अब हम 2019 की बात कर रहे हैं, तो 2019 में जब मुझे वो पिछले साल का पैसा रिसीव हुआ, तो सर मैं पिछले साल ही उसे इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपना अकाउंट फॉर कर चुका हूँ ड्यू टू एक्रूवल प्रिंसिपल। अब मुझे वो करंट ईयर में अगर रिसीट साइड में आएगा, तो मैं उसको एडजस्ट करके चलूँगा, क्योंकि मैं उसे पिछले साल इनकम दिखा चुका हूँ, तो मैं इस साल उसे दोबारा इनकम में नहीं दिखाऊंगा, तो मैं उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। समझो इस चीज़ को, इसकी सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स आनी है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की, ठीक है। अब जो मैंने पिछले साल की, जो मेरे को 2018 में एडवांस दिया था, ठीक है, एडवांस अगर मेरे को किसी ने दिया था, तो करंट ईयर के अंदर सर क्या होगा, करंट ईयर के अंदर अब वो करंट ईयर की इनकम है, पिछले साल तो वो मेरे लिए एडवांस इनकम थी, तो मैं उसे अकाउंट फॉर नहीं करूँगा। मैं उसे कहाँ दिखाऊँगा, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, मुझे उसका बेनिफिट अपने मेंबर को अगले साल देना है, ठीक है, इसलिए वो मेरी लाइबिलिटी है, वो मेरा बैलेंस शीट के अंदर शो होकर चलेगा, पिछले साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। जबकि अब करंट ईयर में क्या होगा, अब करंट ईयर के अंदर क्या होने वाला है सर, पिछले साल तो वो प्रीपेड था, ठीक है, एडवांस में रिसीव हुआ था मुझे मेंबर से, लेकिन इस साल तो वो ऐसा नहीं है, इस साल तो वो इसी साल की इनकम है, तो मैं इस साल की इनकम है, तो मैं उसे अकाउंट फॉर करूँगा, तो मैं उसकी एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। तो ये दो मेजर टाइप की एडजस्टमेंट जो है आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग देखने को मिलने वाली है, आउटस्टैंडिंग की और एडवांस की, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही रूल सर ध्यान में रखना है, हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम को ही अपनी सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर शो करने वाले हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, सब्सक्रिप्शन के बैलेंस के अंदर। बाकी सारे बैलेंस को हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, जो जहाँ पे जाना चाहिए वो वहीं पे जाएगा। हम सिर्फ करंट ईयर शो करेंगे, अगर हमारे को एडवांस रिसीव हो गया तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, तो हमारा लाइबिलिटी साइड में जाएगा। जबकि हमारा अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इसी साल का, तो हमारे लिए वो एसेट है, हम उसे अपने एसेट साइड के अंदर शो करेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर को। अगर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में रिसीव हो रहा है, तो हमने पिछले साल ही उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ले लिया होगा, ठीक है। तो करंट वो पिछले साल अगर हमने उसे इनकम में ले लिया और पिछले साल हम उसे एसेट साइड में शो कर रहे हैं, तो जब करंट ईयर में वो रिसीव होगा, तो हम उसे अपनी एसेट साइड से हटा देंगे, और हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर अगर वो टोटल के अंदर गिवन है, तो हम उसमें तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर वो टोटल सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज हम सिर्फ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन को फिगर को लेने वाले हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन है इससे अगला, इसका एक वो इलस्ट्रेशन समझेंगे तो आपको ये ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सिंपल सा बात कर रहे थे, जो मैंने आपको प्रॉपर कंसेप्ट से समझाया है, इसका हम पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बुक से रीड करेंगे, तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। और द रूल्स मेंशन एज अबव विल ऑल्सो भी एप्लीकेबल टू अदर इनकम्स, यानी कि हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, अगर कोई भी अदर टाइप का नेचर है, तो इस केस के अंदर रूल सेम रहने वाला है सर, हम सिर्फ करंट ईयर इनकम को अकाउंट फॉर करेंगे और किसी को हम अकाउंट फॉर नहीं करने वाले, ठीक है। तो हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शंस ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 का जो है ईयर एंडेड है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एक एडजस्टमेंट्स गिवन है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। तो हमें क्या करना है अल्टीमेटली, हम देख लेते हैं एक बार।
सब्सक्रिप्शन 15-16 में जो रिसीव हुआ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 का, अभी हम ईयर 31 मार्च 16 की बात कर रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 15 का। रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 15, रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 16 और आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 16। ठीक है, अगर अब आपको इनकी एडजस्टमेंट शो करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन 31 मार्च 16, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों के अंदर आपको इसको दिखा के चलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहली बात तो हमें क्वेश्चन की, तो सबसे पहले तो हमेशा हमें क्वेश्चन की डिमांड समझनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या चाहता है। अल्टीमेटली हमने क्वेश्चन ने हमारे से क्या मांगा है, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो 31 मार्च 16 का, ठीक है, और ये सारी एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट दिखाओ ओपनिंग बैलेंस शीट में भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। तो हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, जो भी वर्किंग नोट होगा हम अपना वर्किंग नोट देंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट्स हैं वो समझ आ सके, क्योंकि आपको ये जो एडजस्टमेंट है ये आपको मेजरली हर क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर सॉल्यूशन। तो हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है बुक का। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8, इन द बुक्स ऑफ सवेरा लिमिटेड, सवेरा क्लब की बुक्स बना रहे हैं तो हम साथ बात करेंगे बुक्स ऑफ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझना है तो एटलीस्ट सबसे पहले जो उसने क्वेश्चन में मांगा है सबसे पहले वो सब चीज़ें बना दीजिए, उसके फॉर्मेट बना दीजिए, ताकि आपको जो जो वैल्यूज़ पता है उसके बारे में आप वो उसमें पुट कर सकें, क्योंकि उनके भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एज एट 31 मार्च 2015, सिंपल सी टी शेप बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो ये हमारी एसेट साइड हो गई, ये हमारी लायबिलिटी साइड हो गई, और यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे को सर नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, अभी मैं प्रॉपर आपको पूरा फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ। और ये फॉर्मेट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें लिमिटेड एडजस्टमेंट्स हैं। अगर आपको पता है कि आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट्स आने वाली हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे के चलिएगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, करंट ईयर का बनाने वाले हैं हम सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे आएंगी हमारी इनकम्स, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज के ऊपर जो बनेगा हमारा बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 16, ठीक है। तो अब देखते हैं सर हमसे क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा था। सबसे पहले हमने सिर्फ फॉर्मेट्स बनाए हैं। वर्किंग नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो हम वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे जैसे जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर आते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर हमें क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या थी उसको हम गो थ्रू करते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर आनी चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2015-16, 15-16 हमारा सर फाइनेंशियल ईयर क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है 15-16। ठीक है, तो ये सर ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम इसे लिखने वाले हैं जितने सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हम उसका नंबर लिखेंगे अपनी इनकम साइड के अंदर। तो क्या आएगा यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शंस
कितने के सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं सर? 70,000 रुपीज़ के रिसीव हुए हैं। अभी हम इसे मेन लाइन में क्यों नहीं लिख रहे सर? सर इसलिए मेन लाइन में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन एज सेंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 को मेरा कुछ सब्सक्रिप्शन का पार्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग था, यानी कि कुछ एक ऐसा पैसा था जो मेरे को पिछले साल मेंबर से रिसीव होना चाहिए था बट मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो मैं इसे पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ऑलरेडी ले गया होऊंगा, ठीक है। इसीलिए ही ये मेरा बैलेंस शीट के अंदर जो ओपनिंग साइड के अंदर, अब ये क्योंकि ये मेरी एसेट होगी ओपनिंग बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये मेरी एसेट के साइड के अंदर शो होकर चल रहा होगा। तो मैं किस तरीके से इसको दिखाऊंगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट साइड के अंदर मेरा ये आ रहा होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के अंदर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के अंदर कितना बैलेंस आ रहा होगा मेरा, 17,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला जो बैलेंस आ रहा होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस सर, एडवांस इनकम जो आई थी मेरे को पिछले साल, तो वो मेरी पिछले साल तो मेरी लायबिलिटी थी, तो मेरी कहाँ पे आ रही होगी वो, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं आप इसे। कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन था, 3250 रुपये, ठीक है। 3250 का सिर्फ 3250 रुपये का मेरा सब्सक्रिप्शन था, ठीक है। अभी हमें और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम इसको पूरी बैलेंस शीट नहीं बना सकते, तो हम इसकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे, हमें सिर्फ अभी प्रेजेंटेशन दिखाना है अपना, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 16। 31 मार्च 16 को जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ एडवांस के अंदर, तो वो क्या है सर, वो हमारी करंट ईयर की लायबिलिटी है। तो जिस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं तो उसी तरीके से आप सीधा का सीधा पहले इसको बैलेंस शीट साइड में सिंपल सा लिख सकते हैं सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 16, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 4670, तो ये आपने सीधा सीधा बैलेंस शीट में दिखा दिया। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि जिन मेंबर से मैंने पैसा मांगा करंट ईयर में और उन्होंने करंट ईयर में मुझे वो पैसा नहीं दिया, बट मेरी वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर इनकम क्या कहती है सर, एक्रूअल बेसिस के ऊपर इनकम कहती है कि मुझे उस पैसे को अपनी इनकम एंड स्टेटमेंट में करंट ईयर में ही शो करना है। और क्योंकि वो पैसा मुझे रिसीव होना है तो वो एक तरीके से मेरे लिए एसेट हो गया। इस साल मुझे रिसीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे अगले साल रिसीव हो जाएगा। तो मैं उस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहाँ पे शो करने वाला हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो मेरे लिए एक एसेट है जो मुझे अगले साल रिसीव होगी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे लिए कितना है, 11,250, ठीक है। ये हमने सिंपल सा प्लेस कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अब इन एडजस्टमेंट्स को, सारी एडजस्टमेंट्स को हमें क्या करना है, हमें अपने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करना है, ठीक है। तो सर अगर मैं बात करूं तो सर मेरे को सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर 15-16 में, तो मेरे को जो भी रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, मैं इसमें ये मान के चल रहा हूँ कि सर ये मेरे को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर गिवन था कि मेरे को टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर आया है 70,000 आया है। अब उसके अंदर सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हम करके चलेंगे। अभी 70,000 के अंदर सर क्या क्या इंक्लूडेड होगा, सर 70,000 जो हमें पैसा आया है ना ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, उसके अंदर जो मेरा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, जो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग आ रहा था, ये पैसा भी तो आया होगा मुझे। पिछले साल मुझे ये पैसा नहीं आया था मेंबर से, बट इस साल तो मुझे ये पैसा आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको एडजस्ट करके चलने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जो मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन आ रहा था पिछले साल, ठीक है, तो फिर वो सर एडवांस सब्सक्रिप्शन भी तो पिछले साल तो मेरे लिए एडवांस था, बट इस साल तो मेरे लिए वो इनकम है, तो मैं उसे भी एडजस्ट करूँगा। तो सब्सक्रिप्शंस मुझे टोटल कितने हैं, 70,000 रुपये के आए हैं। तो सबसे पहले हम इनके अंदर ओपनिंग की एडजस्टमेंट्स कर देते हैं। जो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का था वो हम पिछले साल की इनकम के अंदर ही ले चुके हैं, तो हम उसे करंट ईयर में नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, लेस का, और नीचे कॉलम बनाएंगे हम एक ऐड का, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम इसमें से लेस क्या करने वाले हैं, लेस करने वाले हैं हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, जो कि मेरे पिछले साल की इनकम थी,
कौन से वाले? एज ऑन 31/3/15 वाले, 31/3/2015 के सर ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने थे? 17,000। ये मेरा यहाँ से लेस होगा, ठीक है। और दूसरा और क्या चीज़ सर, उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट थी, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें पिछले साल आया था बट मेरा करंट ईयर में तो इनकम है, मैं उसे करंट ईयर में इनकम साइड में रिकॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड के अंदर क्या होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है, ठीक है, एज ऑन 31/3/15 वाला जो एडवांस खड़ा है वो मेरा ऐड होके चलेगा 3250 प्लस। अब मैं करंट ईयर एडजस्टमेंट्स की भी बात कर लेता हूँ। अब करंट ईयर में जो मुझे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो मेरा वो करंट ईयर का, मुझे वो पैसा अगले साल मिलेगा, बट इनकम तो मेरी वो करंट ईयर की है। अगर मैंने अपने मेंबर से पैसा मांगा, 2 मेंबर ने मेरा पैसा नहीं दिया, तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर तो अक्रू तो मेरा वो करंट ईयर में ही हो चुका है ना, ठीक है। तो हम उसे क्या करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में बात करूँ, अगर मैं एज ऑन 31/3/16 वाला जो है, 31/3/16 वाला जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है हमारा, तो 11,250 ये भी मेरा ऐड हो जाएगा 11,250, ठीक है। और जो मेरा आउटस्टैंडिंग, जो मेरा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन था करंट ईयर का, यानी कि वो मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है, इनकम मेरे लिए वो अगले साल की है, तो इसके अंदर इंक्लूसिव है, तो मैं उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि मेरा है एज ऑन 31/3/16 वाला, हम उसे लेस कर देंगे 4670। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको लेस कर देंगे हम पूरा का पूरा, जब हम अभी हमें, हाँ, तो अभी हम जो जब इसको नेट जो बैलेंस है हम उसे निकालेंगे, ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, तो हमारा नेट जो बैलेंस निकलेगा वो कितना निकला, 62,830। तो ये हमारा इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होने वाला है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, अब कंसेप्ट समझ आया होगा आपको प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का। हालांकि ये आपको नई चॉइस नहीं है आपके लिए प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स के अंदर भी इसको देखा होगा, बट आई होप अब आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको एक बार पूरा सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, आपको समझ आया होगा अब नेचर किस तरीके से होने वाला है, एडजस्टमेंट्स किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है इलस्ट्रेशन भी, और जो बैक क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इलस्ट्रेशन आप दोबारा गो थ्रू करिएगा, और उसके अलावा जो बैक क्वेश्चन हैं 1 to 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं सिमिलर टू इलस्ट्रेशन, आप उन्हें सोल्व करके चलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। बाय बाय।